8 क्लास हमारा लेसन चल रहा है, लेसन नंबर 22, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। आपको मालूम है कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। इंडस्ट्रीज़ जो है इस तरफ आ गई, रॉ मटेरियल सारा यानी एग्रीकल्चर जो है पाकिस्तान की तरफ चल गई। दूसरी तरफ बहुत सारे रिफ्यूजी को एक साथ सेटअप करना, अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ब्रिटिश का चल रहा था उसको स्टार्ट करना। इसके अलावा ये सारी प्रॉब्लम्स का सामना हमारी न्यू गवर्नमेंट को करना पड़ रहा था। अब हम पढ़ेंगे आज फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेट्स। नाउ अदर लिंग्स्टिंग जो लिंग्स्टिंग कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में अपनी अपनी सेपरेट स्टेट की डिमांड बढ़ गई। आपको मालूम है ना, कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था कि जब हम जीत जाएंगे उसके बाद स्टेट्स को भाषा के हिसाब से बांटा जाएगा, इसीलिए हर स्टेट अपनी डिमांड करने लगी। स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन को सेटअप किया गया, उसने रिपोर्ट सेटअप की 1956 में, जिसके अंतर्गत उसने सारे डिस्ट्रिक्ट्स को और स्टेट्स को रीड्रॉ किया गया, बाउंड्री नापी गई। और जैसे असामीज़, बंगाली, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ एंड तेलुगु स्पीकर्स रिस्पेक्टिवली। लार्ज हिंदी स्पीकिंग रीजन, मतलब इनके हिसाब से स्टेट्स को बांटा गया। जो लार्ज हिंदी स्पीकिंग रीजन है नॉर्थ इंडिया, वो बहुत सारी स्टेट्स में बढ़ गया। जैसे बॉम्बे डिवाइड हो गया 2 स्टेट्स में, गुजराती एंड मराठी, यानी महाराष्ट्र के मराठी और गुजरात के गुजराती। 1966 में पंजाब भी डिवाइडेड हुआ 2 स्टेट में, पंजाब एंड हरियाणा। प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, अब हमारे सामने थी प्लानिंग अपने देश को चलाने के लिए, तो इसीलिए प्लानिंग कमीशन सेटअप की गई 1950 में, जिसके अंतर्गत वेरियस पॉलिसी अपनाई गई जिससे कि हमारे देश को डेवलपमेंट हो सके, प्रोग्रेस हो सके। तो सबसे पहले 5 ईयर प्लान चलाए गए, जिसके अंतर्गत जो अभी भी चलते हैं 5 ईयर प्लान में धीरे धीरे करके पहले प्रायोरिटी रखी गई कि किस चीज़ की डेवलपमेंट सबसे पहले होनी चाहिए। सबसे पहले आता है मिक्स्ड इकोनॉमिक। मिक्स्ड इकोनॉमिक में दोनों चीज़ों को शामिल किया गया, स्टेट और प्राइवेट सेक्टर दोनों को, यानी क्या कहते हैं, प्रोडक्शन भी बढ़ाई जाए और लोगों को यानी नई नई इंडस्ट्रीज़ भी एस्टेब्लिश की जाए। हैवी इंडस्ट्रीज़ और डैम बनाए गए 1957 में। सेकंड 5 ईयर प्लान में सबसे पहले जो पहला प्लान था उसमें एग्रीकल्चर को शामिल किया गया, जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसमें फॉर्मुलेट किया गया कि बड़े बड़े हैवी इंडस्ट्रीज़ बनाई जाए, स्टील इंडस्ट्री, और बड़े बड़े लार्ज डैम बनाए जाए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का निर्माण हो सके और इंडस्ट्रीज चल सके। फोकस ऑन हैवी इंडस्ट्रीज़ पर रखा। एफर्ट था स्टेट रेगुलेशन करना कि नई नई इकोनॉमिक पॉलिसी चल सके, लोगों को बहुत सारा काम मिल सके। पर इसको क्रिटिसाइज भी किया गया क्योंकि इसमें ज़्यादातर एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया गया, इसमें प्राइमरी एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया गया, एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन, साइंस, मशीनरी, सब पर ध्यान नहीं दिया गया। गवर्नमेंट टू कंट्रोल, गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया इकोनॉमिक को। 5 ईयर मतलब 5 साल के प्लान चला के उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई, लोगों को मोबिलाइज़ किया, लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया, प्राइवेट सेक्टर डेवलप किया, एग्रीकल्चर डेवलप किया। धीरे धीरे उन्होंने 5 साल में इस तरह से अपने आप देश को आगे की तरफ बढ़ाया। अब है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। इंडियन की फॉरेन पॉलिसी जो है वो नॉन अलाइनमेंट है, यानी पीसफुली हमारा, और इसको डिफ़ाइन किया जवाहरलाल नेहरू ने। जब 2 वर्ल्ड वॉर हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक और वॉर होती है, इसको हम कोल्ड वॉर कहते हैं। कोल्ड वॉर इसलिए कि ये 2 वॉर हुई थी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, यानी इसमें दोनों ने मतलब ना हम आपसे बोले ना आप हमसे बोलो, ये इस तरह की कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। पर नेहरू जी ने स्ट्रांगली, गांधी जी का बहुत इन्फ्लुएंस था उन पर नॉन वायलेंस का, तो उन्होंने एक स्ट्रांगली वर्ड यूज़ किया, नॉन अलाइनमेंट, मतलब कि ना हम आपकी तरफ से बोलेंगे ना हम आपकी तरफ से बोलेंगे। ऐसे ही अपने देश में दोनों को डिफरेंस, मुस्लिम्स और हिंदू को डिफरेंस मिटाने के लिए और यूनिटी बनाए रखने के लिए इन्होंने वो नॉन अलाइनमेंट वर्ड यूज़ किया। और इसी तरह कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए और यूएसएसआर में भी इन्होंने नॉन कि हमारा किसी से कोई मैटर नहीं है, हमारे लिए सभी लोग इक्वल है। इंडिया ऑन द मूव, अबाउट 7 डिके के मतलब 7 शताब्दियों के बाद भी इंडिपेंडेंस जब हमारे हाथ में आई तो बहुत, दिस इज़ नॉट अ शॉर्ट, ये छोटा सा पीरियड नहीं है, बल्कि इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें अचीव करी। हमारे को जब ये छोड़ के गए थे ब्रिटिश, तो बहुत बुरी हालत में छोड़ के गए थे, तो हमने बहुत सारी अपनी प्रोग्रेस खुद करी, अपनी तरक्की खुद करी। मेजर कंसर्न इंडिया का था कि क्रॉप्स को ग्रो मतलब इतने सारे लोगों के लिए, पॉपुलेशन के लिए खाना चाहिए था, तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर हो।
इन रिसेंट डिके आज भी इंडिया हैज़ बेनिफिट फ्रॉम द ग्रीन, और इंडिया इसका फ़ायदा कैसे ले रहा है? ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति से। लोगों को अच्छी मशीनें मिल रही है, फर्टिलाइज़र मिल रहे हैं, नए नए बीज मिल रहे हैं, खाद मिल रही है, लोगों को इसके बारे में समझाया जा रहा है, किसानों को एजुकेटेड किया जा रहा है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग इसका यूज़ करें और खेती बाड़ी को अच्छा बनाएं। अब आता है सक्सेस। इंडिया इज स्टिल यूनाइटेड एंड इट्स स्टिल डेमोक्रेटिक। इंडिया जो है अभी भी, यानी सक्सेस हमारी है कि डेमोक्रेटिक है और यूनाइटेड है। यहाँ पर प्रेस जो है फ्री है, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट चल रही हो इससे कोई मैटर नहीं करता, उसके खिलाफ भी लिख सकते हैं, उसके लिए अच्छा भी लिख सकते हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, हर किसी को बराबर का न्याय मिलता है। देयर इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इतनी अलग अलग होते हुए भी हम लोग एक हैं। इसके अलावा इंडिया ने अचीव किया है इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी और इसके अलावा सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर, पीसफुली तरीके से हमने न्यूक्लियर पावर का यूज़ करा है। हमने न्यूक्लियर पावर बनाई है कि अगर कोई हम पे कंट्री, अमेरिका या कोई भी बड़ी कंट्री हम पर अटैक करे तो उससे हमें कैसे बचना है। इसके अलावा फ्यू कंट्रीज़ हैं जिनके पास लूनर स्पेसक्राफ्ट है, उनमें से हम एक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो जीनीत पे, जीनीत मतलब बहुत ऊंचाई पर है। हमारे यहाँ सिक्योर फूड को, मिलियन फूड ग्रो किया जाता है, और अपने देश के लोगों को नहीं बल्कि बाहर भी फूड को भेजा जाता है। फेलियर्स क्या रहे हैं हमारे, प्रॉब्लम्स क्या रही हैं? अभी भी हमारे यहाँ रिलीजन, कास्ट डिवीज़न, ये सब अभी भी चला आ रहा है, ये ख़त्म नहीं हुआ है। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशनल ने गारंटी तो करी है, पर अभी भी अनटचेबल लोग, दलित लोग, इनके साथ वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। नंबर 3, गुल्फ बिटवीन द, जो रिच और पुअर के बीच में डिफरेंस था वो अभी भी नज़र आता है। इतने ईयर्स हो चुके हैं पर अभी भी डिफरेंस तो कहीं ना कहीं रह गया है। इंडिया इज स्टिल डिपेंडेंट, इंडिया अभी भी डिपेंडेंट है फॉरेन एड्स के लिए, कि उनको बाहर से सामान मंगाना पड़ता है, वहाँ पर पैसा खर्च करना पड़ता है। 1984 में जिसका रिजल्ट इकोनॉमिकल कैश क्रॉप देगा, पर वैसे अभी तक हम डेवलप हो चुके हैं, पर एक प्रॉब्लम है कि अभी भी हमें बहुत सारी फॉरेन चीज़ें बाहर से मंगानी पड़ती हैं। लास्ट, लिटरेसी जो है मोर एग्रेसिवली हो गई है। ये लिटरेसी और एजुकेशन लोगों को, कुछ लोग पढ़े लिखे लोगों को भी और ज़्यादा बेवकूफ़ बना दिया है कि पढ़े लिखे होने के बाद भी उन्हें बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती। तो पर कुल मिलाकर ये कहे कि हमारा देश बहुत प्रोग्रेस कर चुका है एग्रीकल्चर के मामले में। हमें बहुत सारी चीज़ें, खेती में तो हम नहीं मंगानी पड़ती, सब कुछ हमारे देश में ही पैदा हो जाता है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ सेटअप की गई हैं, लोगों को बहुत सारे रोज़गार की, मतलब इतने सारे लोगों को एक साथ रोज़गार की प्राप्ति हो रही है। और न्यूक्लियर पावर में भी हम आगे आते हैं क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर पावर स्टेशन हैं। इसके अलावा नहीं तो चाइना जैसे हमें दबाने की कोशिश कर रहा है, हम प्रॉब्लम हो सकती थी, पर हम नॉन अलाइनमेंट का यूज़ करते हैं, यानी हम पीसफुली तरीके से झगड़े को निपटाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा देश जो है अभी भी बहुत प्रोग्रेस कर चुका है, पर अभी भी डेवलपिंग कंट्री में आता है कि अभी भी तरक्की करना बाकी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।